जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं जिनका सिर्फ जर्नल सेक्शन है, जिनके एंट्रेंस में सिर्फ जर्नल सेक्शन आएगा। सर ये एक्स्ट्रा साउंड जो एक्स्ट्रा माइक ऑन करके प्लीज उनको ऑफ करा दीजिएगा। सॉरी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। एक बार चैट में आप लोग भेज दीजिए, मतलब if पॉसिबल आप चैट में एक बार लिख दीजिए, या फिर कोई इमोजी सेंड कर दीजिए जो जो बीपीएड से है स्टूडेंट्स। ठीक है। ठीक है, ओके। तो बीपीएड के भी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं हमारे पास। आवाज में कोई वो तो नहीं है ना, कोई एको वगैरह या फिर साउंड कोई रिपीट तो नहीं हो रही है? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो जिनका कॉमन सेक्शन है ना, उनके लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। उसके लिए पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको भी नोटबुक और अपना पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद मैं आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपको साथ के साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो आप लोग भी पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर विजिबल है तो बताना। हाँ, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस है, अभी भी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा अभी, उसमें जो क्वेश्चन हो दो तीन तरीके से आते हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है कि एक सिंपल क्वेश्चन रहता है जिसमें दिया रहता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, उसको या तो नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंकित नाम दे दिया, या फिर सिंपली कॉल कर देते हैं कि ए पर्सन हुज नेम इज ए, ऐसा करके दे देते हैं कि वो एक इंसान है जिसका नाम ये है। वो अभी फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। उसने चलना शुरू किया, कुछ पर्टिकुलर मीटर आपकी चला, वॉइस बहुत 15-20 मीटर। सर वॉइस आवाज ब्रेक क्लियर हो नहीं रही आ है? रही है। मतलब क्या क्या इशू है? मतलब क्लियर नहीं आ रही है या फिर इको हो रहा है? फर्स्ट फर्स्ट क्या आ रहा है? इको हो रहा है सर। नहीं सर क्लियर है। हाँ भाई, शशि आ रही है आवाज? क्लियर है सर मेरी को। क्लियर है सर। कुछ अच्छा, बाकी लोगों को आ रही है। आप एक लोग अपनी साइड से एक बार आप देख लीजिए, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर है क्लियर। ठीक है, ठीक है। देखो, पहले जैसे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, जिसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, और हमें सिंपली ये पूछा जाता है कि पहले हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वहां से उसने चलना स्टार्ट किया, पहले 5 मीटर चला, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लेने के बाद लेफ्ट टर्न लिया, और फिर ऐसे दो तीन बार बोलेगा कि इधर टर्न लिया, उधर टर्न लिया, और लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद बोलेगा कि अब जो उसकी फाइनल पोजीशन है, अब वो फाइनल पोजीशन पे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये एक क्वेश्चन तो ये आएगा जो कि बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। मान लो ऐसा है कि यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब सबको पता होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैं बताऊंगा अभी। वैसे मान लो यहाँ से उसने बोला कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और वो 10 मीटर चलता है,
तो यहाँ से हमने ये उसको ऊपर चला दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये 10 मीटर है। उसके बाद बोला उसने राइट टर्न लिया। अगर हम ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट इस साइड होगा हमारा, तो ये राइट हो गया। चलो यहाँ से राइट चल गया। अब बोला, अब उसने फिर से राइट चला, चलो फिर से राइट चला। अब राइट नीचे की तरफ हो जाएगा अगर उधर जा रहे हैं, तो राइट आ गया। अब यहाँ से बोला कि उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट की साइड हो जाएगा, लेफ्ट की साइड हो जाएगा। यहाँ हो गया। अब ये हमारी फाइनल पोजीशन है यहाँ पे, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। अब सिंपली क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो फाइनल पोजीशन है, अब फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो उस साइड फेस कर रहा है, इस साइड फेस कर रहा हूँ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन होता है हमारा ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही सिंपल है, बस आपने उसको चलाना होता है कि इतना चला, ठीक है। लेकिन अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। कोई बता सकता है कि डायरेक्शन कितनी होती है? कितनी डायरेक्शंस होती है सर टोटल? 4 सर अच्छा, 4। ठीक है। 8 देखो, 8 जो हमारे पास जो डायरेक्शंस होती है ना बेसिकली, 8 डायरेक्शन होती है। 8 होती है सर। अरे हाँ, देखो, जो डायरेक्शंस होती है ना मेरे पास, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है? यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन मार्क करूँ तो कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट होगी नहीं, सर ये वो। नॉर्थ ईस्ट नहीं होगी। हाँ नॉर्थ ईस्ट। हमेशा जब भी मार्क करते हैं ना, तो पहले हम जो हमारी मतलब मेन डायरेक्शन है, मेन मतलब मेन डायरेक्शन सर। जो 4 डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है हमेशा। अगर आप लोगों ने कभी भी मैप में देखा हो तो हमेशा ईस्ट होती है यहाँ पे, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होती है। ठीक है। सर 3 जगह और जो ब्लिंक कर ऊपर रही है डायरेक्शन होती है, सर ऊपर की साइड नॉर्थ होगी। हाँ, ऊपर नॉर्थ हो जाएगी, और नॉर्थ के अपोजिट हो जाएगी साउथ। साउथ। ठीक है, ये हमारी 4 जो प्राइमरली जो 4 डायरेक्शन हो ये है। अब इसके बाद जो और 4 डायरेक्शन, ये एडजस्ट कर लेना थोड़ा। देखो, अब ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी दो मेन डायरेक्शन के बीच में आ रहा है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट। बीच। ये जो पॉइंट नॉर्थ है, ईस्ट। तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नहीं नहीं, ये वाली, हाँ, ये वाली हो जाएगी साउथ ईस्ट होगी सर। साउथ ईस्ट। और ये वाली कौन सी हो साउथ वेस्ट। जाएगी? साउथ वेस्ट। ये वाली वेस्ट साउथ होगी। साउथ हाँ वेस्ट हो जाएगी। साउथ वेस्ट। और ये वाली नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट। ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे हम डायरेक्शन मार्क करते हैं। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें देखना होता है कि इन कोई भी इंडिविजुअल हो कहाँ से चला कहाँ पहुंचेगा। देख, अब एक क्वेश्चन मार्क को करके दिखाता हूँ यार, एक क्वेश्चन मार्क को करके दिखाता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर टाइप के, उसके बाद हम स्विच करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है। एक मिनट। देखो, मैं अपना ना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, नेटवर्क इशू नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने बोला था कि एक कोई भी इंडिविजुअल होगा, यहाँ पे कौन है? कल्पना है। ठीक है, वो उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया, या तो ड्राइव कर रही गई या फिर चल रही गई, एक ही बात है। हमें तो बस मतलब किस चीज से होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में उसने स्टार्ट किया और कौन सी डायरेक्शन में चली है। ठीक है। हाँ, देखो, उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया और उसने साउथ की तरफ 10 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर 6 किलोमीटर ड्राइव किया राइट टर्न लेने के बाद, फिर दोबारा से राइट टर्न लिया, और फिर दोबारा से 10 किलोमीटर चले और फिर स्टॉप किया। अब ये पूछ रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, इसमें हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों निकालना है, पर इसमें हम अभी सिर्फ सर डायरेक्शन 6 निकालेंगे, किलोमीटर डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर 6 किलोमीटर होगी। किलोमीटर 6 किलोमीटर सर नहीं नहीं, वेस्ट में अभी होगी।
हाँ ठीक है, पर अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि आप लोगों को आता है बाकी सबको नहीं आता है ना, तो पहले हम लोग सिंपली करेंगे इसको, उसके बाद हम सीखेंगे डिस्टेंस का। ठीक है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ को, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सब लोग अपने आप करेंगे, अपने अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठे। फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा 1 या 2 मिनट, फिर अपने हिसाब से करना, और फिर मैं करके दिखाऊंगा उसको, फिर अपना चेक कर लेना कि किसका सही है किसका नहीं, और किसको, अगर किसी को क्लियर नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो देखो। एक मिनट मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ यहाँ। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, अब दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? यस यस सर। सर। यस सर। तो हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं उसने स्टार्ट किया, तो पहले उसने 10 किलोमीटर ड्राइव किया है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन कहाँ होती है हमें पता है, नीचे होती है, नीचे की तरफ साउथ होती है, ऊपर नॉर्थ होती है। ठीक है, तो नीचे 10 किलोमीटर, ये हम मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर साउथ में उसने ड्राइव किया है। इसके बाद राइट टर्न लिया। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अब यहाँ से राइट किस साइड होगा? अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारा राइट हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, इस साइड हो जाएगा राइट। ठीक है, यहाँ से राइट टर्न लिया और ये 6 किलोमीटर ड्राइव किया है उसने। अब यहाँ से फिर से राइट टर्न लिया, तो फिर से राइट टर्न लेंगे तो फिर से हम ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। यहाँ से फिर उसने 6 किलोमीटर ड्राइव किया है। अगर ये वाला 10 था ना, ये 10 था, तो ये 6 हमने यहाँ पे मान लिया कि चलो इससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा 6 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे है। और यहाँ पे 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा राइट हो जाएगा इस साइड में, है ना। राइट टर्न लिया और 10 चला है, नीचे ये 6 था, तो 10 यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तो 6 था, तो ये 10 ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगा, तो यहाँ तक हमने मान लिया 10 है। और यहाँ पे 10 चलने के बाद उसने स्टॉप कर दिया, तो ये है हमारी फाइनल पोजीशन। अब इस फाइनल पोजीशन पे अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो वो किस साइड फेस है? फेस इस साइड है ना, इस साइड सर फेस है। ईस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ? सर ईस्ट। ईस्ट। ये है डायरेक्शन ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है, अभी डिस्टेंस पे हम लोग आएंगे। फोर अभी हम लोग किलोमीटर सिंपली क्या कर रहे हैं, हाँ 1 मिनट, डिस्टेंस पे भी आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लोगों ने करना है। इसके लिए आपको 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट में सब लोग अपना अपना आंसर निकाल लो, और निकालने के बाद आंसर कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, 1 मिनट है, जब तक आप लोग करो मैं भी कर रहा हूँ, फिर आंसर मैच करेंगे। इसमें सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, जो फाइनल पोजीशन है उस फाइनल पोजीशन में ये बताना कि उसका फेस किस साइड है। ठीक है, चलो 1 मिनट है, स्टार्ट करो तो जल्दी जल्दी से। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो, और कोई चीटिंग नहीं करेगा।
हो गया सब लोगों का? हाँ जी सर। अच्छा, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है वो फाइनल, जो साउथ। उसकी फाइनल पोजीशन हो, सर किस साउथ डायरेक्शन में, फेस किस साउथ। डायरेक्शन में? ईस्ट साउथ सर, साउथ। साउथ साउथ साउथ। अच्छा, सर उत्तर, ठीक है। उत्तर में होगा कोई। सर ईस्ट जिस नहीं, नॉर्थ। जिसका नॉर्थ में आंसर होगा। साउथ, उसका आंसर सही है। नहीं नहीं, जिसका जिसका आंसर इसमें साउथ है वो सही है। अभी हम लोग उस सिर्फ जो हमारे चार डिस्कस करी थी ना, चार मेजर डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो वो देखो सबसे पहले ये है, ये देखो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। यहाँ से हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन है, वेस्ट की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया। वेस्ट किस साइड होता है? वेस्ट इस साइड होता है, हमें पता है, तो ये वेस्ट चली। उसके बाद क्या किया उसने? लेफ्ट टर्न किया। अगर हम इस साइड जा रहे हैं, अपने आप को ना ऐसे अज्यूम किया करो, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ तो मैं वेस्ट में जाऊंगा तो इधर जाऊंगा। अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, राइट ऊपर की तरफ होगा। तो उसने क्या बोला कि वेस्ट में चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, तो हमने लेफ्ट टर्न ले लिया। और ये 9 किलोमीटर चली है। उसके बाद दोबारा से उसने क्या किया? राइट टर्न लिया और 13 किलोमीटर चली है। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऊपर से कोई नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे ना पॉइंट अजूम कर लिया करो, एक पॉइंट ऊपर है एक पॉइंट नीचे है। तो ये वाले पॉइंट से इधर नीचे की तरफ जब कोई आएगा तो ऑब्वियसली राइट इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हमने राइट चला दिया। ठीक है, ये 13 किलोमीटर था, तो यहाँ पे राइट चल गए। उसके बाद अगर इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट नीचे की तरफ ही हो जाएगा, तो लेफ्ट मोड़ दिया हमने और नीचे आ गए, और ये फाइनल पोजीशन है। अगर ये देखें हम किस डायरेक्शन में फेस है, तो नीचे की तरफ फेस है, और नीचे तो हमें पता है साउथ डायरेक्शन होती है। तो ये ऐसा कुछ था। पर ये सिर्फ ये ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए था, एक बेसिक आइडिया देने के लिए था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ, अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। अगर किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो एक बार पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें एक और इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। देखो, पहला वाला क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। साउथ में अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार। 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया है, तो राइट टर्न लिया 6 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा से राइट टर्न लिया है, और हाँ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब ना दो चीजें होती है। अब ना ये तो हमारा था इनिशियल पॉइंट मान लो, और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। तो ना क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ना आपने सारी डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। देखो यही ऐसे ही हमने 8 डायरेक्शन बनाई थी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनिशियल है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना? यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, इस पोर्शन में लाई करेगा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता, यहाँ पे होता, तो एग्जैक्ट इसके सामने आ जाता। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, तो मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी होती है? साउथ। ये कौन सी होती है? वेस्ट। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो फाइनल पॉइंट है, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्सक्यूज स्टार्टिंग मी पॉइंट सर। से फाइनल पॉइंट। हाँ हाँ, बोलो। सर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये सर वेस्ट की तरफ ही तो होगा, साउथ वेस्ट की तरफ सर कैसे होगा? क्योंकि सर पहले तो कल्पना 10 किमी टूवर्ड साउथ चल के आया था, उसके बाद राइट हाँ टर्न लेके 6 किमी चला था। तो फिर से 10 किमी हाँ तो हाँ चल रहा है ना टूवर्ड वेस्ट की तरफ। तो सर डायरेक्शन हाँ वेस्ट होगा, हाँ। साउथ वेस्ट नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो 10 ही चलेगा। 10 चलेगा तो वो एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, वो पॉइंट मैंने पहले बोला। अगर वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल सामने ही हो जाएगा।
पर मैं इसी एक क्वेश्चन में सारी सिचुएशन इसी एक क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि अगर यहाँ पे है पॉइंट, अगर यहाँ पे चल रहा है इसको, मैं इसीलिए यहाँ पे 10 नहीं मार्क कर रहा, यहाँ पे 6 मार्क नहीं कर रहा, यहाँ पे 10 मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि फिर तो यहीं पे आ जाएगा। मैं बस ये इसीलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक इमेजिनरी सिचुएशन में दे रहा हूँ, और उस इमेजिनरी सिचुएशन, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में सारी सिचुएशन पुट करके बता रहा यस आई गेट इट। हूँ। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये मार्क नहीं किया था 10-10। वैसे ये मार्क करना होता है, उस पे हम आएंगे बाद। तो मैं ये बता रहा हूँ अगर यहाँ पे कहीं लाई करता है तो वो साउथ वेस्ट हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर है तो मैंने पहले ही बताया, अगर यहाँ कहीं होता है तो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक चीज और होती है। ये तो हमारा था स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग से फाइनल कौन सी डायरेक्शन में। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में। ये डिपेंड करता है कि पूछा कैसे है। अगर स्टार्टिंग से फाइनल पूछ लिया तो यहाँ कहीं लाई करेगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया इस वाले फाइनल पॉइंट से, इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में, तो हमें फिर यहाँ से आठों डायरेक्शन हमारी ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से करेंगे तो ये कहाँ लाई करेगा, फिर ये लाई करेगा हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है कि पूछा क्या है। अगर स्टार्टिंग से इनिशियल पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आठ डायरेक्शन ड्रॉ करके देख लेंगे। अगर फाइनल से पूछा है तो फाइनल पे आठों डायरेक्शन ड्रॉ करके फाइनल से देख लेंगे कि कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, ये है डायरेक्शन का। और इसी में अब डिस्टेंस अगर पूछता है तो देखो, अब हम इसमें डिस्टेंस पे बात करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी दोनों पूछ लेता है कि कौन सी डायरेक्शन में है फाइनली और कितनी दूर है। तो जो हमारा क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, जिसमें क्या पूछा, हाउ फार इज से फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे, ये इनिशियल पॉइंट है। और यहाँ से 10 किलोमीटर ड्राइव किया है साउथ की तरफ, मतलब नीचे। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 10 मार्क कर लेंगे। ये जो है ये 10 है। नीचे 10 किलोमीटर ड्राइव किया है। उसके बाद राइट टर्न लिया है। जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो राइट हमारा उस साइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट। और ये हो गया 6 किलोमीटर। इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, 6 है तो ये 10 है, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा 6। उसके बाद राइट टर्न लेके दोबारा से उसने क्या किया है, दोबारा से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है और राइट टर्न लिया तो मतलब ऊपर की तरफ ही होगा ऑब्वियसली। और 10 है, ये वाला भी 10 है, यहाँ पे भी 10 जाना है। तो एग्जैक्ट इसके बिल्कुल यहाँ पे सामने रुके जाएंगे हम आके। ठीक है, ये हो गया हमारा 10। पहले साउथ में 10 चला, हमने साउथ में 10 चला दिया। उसके बाद राइट टर्न लिया तो राइट टर्न हमारा इसी साइड होगा। राइट टर्न लेके 6 किलोमीटर, तो हमने ये 6 मार्क कर दिया। अब इसके बाद दोबारा से राइट टर्न लिया तो दोबारा से राइट टर्न लेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ फेस हो जाएगा। ऊपर की तरफ फेस हो जाएगा तो हम 10 किलोमीटर चलेंगे। और 10 किलोमीटर, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम लेंथ होंगी। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। अब ये पूछा है इसने, हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पूछा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ये वाला 6। डिस्टेंस, क्योंकि ये इसी के बराबर होगा। यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस है और ये भी इतना ही डिस्टेंस है, तो ये भी 6 ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 6 किलोमीटर। ठीक है। और इसी में अगर ये भी पूछ ले कि किस डायरेक्शन में है और कितना किलोमीटर है, तो हमारा जगह 6 किलोमीटर वेस्ट। क्योंकि इस साइड जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस साइड ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट डायरेक्शन में लाई करेगा उसके जस्ट सामने। ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है या थोड़ा सा नीचे रहता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट सामने है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, 6 किलोमीटर वेस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है
चलो ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करो, और इसमें हमें निकालना है डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। फिर से 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में इसको सॉल्व करो और बताओ कि कौन सी डायरेक्शन में होगी स्टार्टिंग पॉइंट से। सब लोग ट्राई करो, 1 मिनट है, जब तक मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो। अगर किसी का हो जाता तो आंसर कोई नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है। आ गया सर। ठीक है, बाकी लोग भी आगे करो। सर। आ गया सर। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर आया है? साउथ वेस्ट। सबका साउथ वेस्ट है, किसी का अलग आ रहा है? साउथ मेरा वेस्ट। साउथ आ रहा है सर। किसी का अलग आ रहा है क्या? मेरा साउथ आ रहा है सर। साउथ। देखो, क्या ऐसा ही डायग्राम बना है तुम्हारा भी? यस सर। साउथ वेस्ट सर। ऐसा ही डायग्राम बना? अगर ऐसा ही डायग्राम बना है, ठीक है, इसका आंसर साउथ वेस्ट ही होगा। अगर ऐसा ही डायग्राम बना है तो उसने क्या पूछा है? नॉर्थ इन वेस्ट। विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। अब जो ये फाइनल पोजीशन है ना, ये वाली जो पोजीशन है फाइनल, ये इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या बोला था कि जिस भी पॉइंट से पूछा जाए वहां पे आप क्या करो, अपनी डायरेक्शन मार्क कर लो ऐसे करके। देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे लाई करेगा। कौन सी डायरेक्शन के बीच में करेगा, ये हमें पता है, ये साउथ है, ये हमें पता है, ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, देखो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ साउथ और वेस्ट। वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 6 किलोमीटर। साउथ वेस्ट, यानी यानी ऑप्शन ए, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक जो इसमें एक और अलग कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अब हम सब लोगों को पता है कि जो सर्कल होता है, सर्कल कितने डिग्री का होता है? एक कंप्लीट सर्कल, 360 सर्कल डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 360 360। डिग्री। 360 सर। 360। हाँ, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करूं तो ये भी 360 डिग्री होगा, है ना? यस सर। अगर मैं यस सर। सारी आठों के आठों डायरेक्शंस को ऐसे मिला दूं, मैं मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं घूम फिर के दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गया, तो कंप्लीट सर्कल नहीं हो गया ये, यस सर। जो कि 360 है। 360 है। अगर ये कंप्लीट 360 है और हमारे पास 8 डायरेक्शन हैं बीच में, तो मतलब ये जो दो डायरेक्शन है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कितने डिग्रीज होनी चाहिए? ये 45। पर्टिकुलर 45। एंगल, ये पर्टिकुलर, क्योंकि 45। टोटल 360 डिग्री है। 360 डिग्री को अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल 8 है, 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो ये वाला एक पर्टिकुलर मतलब एंगल है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ये वाला हो गया 45। तो मतलब क्या हुआ कहने का, कि इन हर एक डायरेक्शन के बीच में 45, फिर यहाँ से यहाँ 45, फिर यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, साउथ वेस्ट से वेस्ट में 45, फिर यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45। और फिर अगर हम इसको कंप्लीट करते थे 45 45 45 45 जोड़ देते तो 360 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि
कोई भी दो डायरेक्शन है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ले लो, या फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में आ जाओ, या फिर ईस्ट से साउथ ईस्ट में आ जाओ, या फिर साउथ ईस्ट से साउथ हो गया, तो इनके बीच में जो कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। और ऐसे ही मैं बोलूं, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कितना डायरेक्ट एंगल बनेगा, ये वाला, ये कितना होगा, 90 190 डिग्री। नॉर्थ से ईस्ट, सॉरी नहीं 90 नहीं, ये डिग्री 190, 90 डिग्री 90 90 हाँ, डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45 ही तो, इतना तो 45 है और ये भी 45 है, तो ये जो कंप्लीट हो जाएगा ये हो जाएगा 90। और ऐसे ही ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो मतलब जो मेन डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट के बीच में भी 90 डिग्री है, और इस साइड नॉर्थ से वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री है। अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में 45, ऐसे ही नॉर्थ से यहाँ पे भी 45 का एंगल होगा। और दो मेन जो मेजर डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये सब मैं क्यों बताया, आप देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे उसने देखो यही किया है कि इसको देखो पढ़ो, विजिबल है ना क्वेश्चन, सबको छोटा तो नहीं लग रहा है। नहीं सर, नो सर, नो। नो सर। हाँ, अगर किसी को लग रहा है तो आप अपने एंड पे भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। पहले वो क्या बोल रहा था, मैं पहले बोल रहा था कि वेस्ट में फेस कर रहा है और उसने स्टार्ट किया या फिर ड्राइव किया या फिर उसने चलना स्टार्ट किया और इतना चला इतना चला, तो वो सब था। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला कि वेस्ट में फेस कर रहा है, और उसके बाद उसने क्या किया, 45 डिग्री का टर्न लिया है, वो भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का टर्न लिया है। और फिर दोबारा से 180 डिग्री का टर्न लिया है सेम डायरेक्शन में, और फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया है। अब उसने पूछा है कि अब इतने बार घूमने के बाद, पहले 45 डिग्री का टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर दोबारा से 180 डिग्री का टर्न लिया वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 270 डिग्री का टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बोल रहा है ये इतने 3 बार घूमने के बाद अलग अलग डिग्री घूमा, 3 बार घूमा अलग अलग डिग्री, पहले 45 फिर 180 फिर 270, और इतना घूमने के बाद बोल रहा है कि अब जो फाइनल पोजीशन है, उस फाइनल पोजीशन को हम अगर देखें तो अब वो किस साइड फेस कर रहा है। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे, इस क्वेश्चन को करने का एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है, पर समझने के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये वाली मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को पता ही है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ऐसे ही है, सारी डायरेक्शन पता ही है। तो देखो उसने क्या बोला कि वो वेस्ट में फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट और इस साइड फेस है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट तो इस साइड है, तो इस साइड उसका फेस है। उसने क्या बोला है, अब ना यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, एक ये देखो ये वाली, ये क्या लिखा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या होता है, घड़ी ये की क्या होता दिशा, है घड़ी की क्लॉकवाइज और एंटी सर क्लॉकवाइज। क्लॉक की सीधी डायरेक्शन और फिर रिवर्स। हाँ, क्लॉकवाइज मतलब जैसे राइट। क्लॉक हमारा चलता है, क्लॉक हमारा घूमता है ना, मान लो ये एक सर्कल यस है, सर। मतलब ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, सर जैसे यहाँ पे क्लॉक में 6, नॉर्थ यहाँ पे से 9, ईस्ट और की ये बीच तरफ में आएंगे। अलग अलग। क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे, नॉर्थ इस नॉर्थ डायरेक्शन से में, ईस्ट 12 की से तरफ 1 आएंगे। 2, है ना, नॉर्थ से साउथ बेसिकली, ऊपर से नीचे। तो ये हाँ तो हाँ सर। क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज का हाँ मतलब क्या है, जैसे घड़ा चलता है, घड़ा कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऊपर से नीचे। 12 से 1 पे ही आएगा, 12 से 11 तो नहीं बचेंगे, 12 के बाद 1 आएगा तो 1 तो यहाँ होता है, तो ऐसे घूमता है। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज साउथ बोल रहे वेस्ट हैं, आ रहा है एंटी आपका। मतलब अपोजिट। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ होना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हो गया ऊपर से नीचे, ये क्लॉकवाइज है। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। सबसे पहले हमने एक ये डायरेक्शन ड्रॉ कर ली हमारी सारी की सारी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये वेस्ट में फेस कर रहा है, इस साइड फेस है। इसके बाद उसने क्या बोला है कि 1 मिनट रुको स्टूडेंट, मैं एक बार चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
हाँ देखो, अब ना ये है वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में फेस कर रहा है। उसने क्या बोला कि 45 डिग्री का टर्न लिया है, ये 45 डिग्री है, दिख रहा है ना सबको? हाँ जी। Yes, sir. ये 45 डिग्री का टर्न लिया है, और कौन सी डायरेक्शन में लिया है? क्लॉकवाइज। मतलब कि यहाँ से इधर फेस कर रहा है, और यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे चलता है? नीचे से ऊपर, है ना? Yes, तो sir. Yes, sir. यहाँ था, मान लो इधर फेस कर रहा था, और 45 डिग्री हमें पता है इसके बीच में 45 डिग्री है, तो अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कौन सी में? नॉर्थ वेस्ट में। 45 घूमने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फिर से उसने 180 डिग्री का टर्न लिया है उसी सेम डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180, ठीक है भाई। फिर से घुमा 180, ये 45, ये 90, ये 45, ये 90, मतलब ये हो गया 180। अब ये वाली डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ये कौन सी है? South east में आ गया सर नहीं? साउथ ईस्ट। हाँ, वो साउथ ईस्ट में फेस कर रहा है। अब क्या बोला कि अब उसने 270 डिग्री का दोबारा से टर्न लिया है, लेकिन इस बार कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अब हमें यहाँ से ऊपर घुमाना पड़ेगा, कितना? 270। तो देखो ये कितना? 45, 90, ये 45, ये 180, ठीक है। यहाँ तक 180 हो गया। अब 180 और यहाँ पे कहीं पे आएगा 40। अब 180 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45 कितना होगा, जल्दी बताओ। 125. 225 हो गया। तो मतलब यहाँ तक घूमने के बाद 225 हो चुका है, मतलब थोड़ा सा, और हमने कितना? 270 चलाना है, तो थोड़ा सा और आगे आएगा, मतलब यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये कौन से वाली डायरेक्शन है? ये तो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो ऐसे ऐसे अब देखो, अगर Yes, sir, ऐसा ही south क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे तो उसने चलो 3 बार ही घुमाया है, और मान लो 5-6 बार घुमा दे, तो क्या करेंगे? तो हम घुमाते ही रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। अच्छा 45 45, और यहाँ तो थोड़ा सा राउंड फिगर में भी दिया है 45 180, हमारे लिए आसान हो गया। 45 45 45 45, हमें पता 40 45 का डिफरेंस है सबके बीच में, तो हमने 180 भी फिर आसानी से घुमा दिया, 45 भी घुमा दिया। 225 चल गए। 225 चलने के बाद थोड़ा सा और बच गया था, तो हमें पता चल गया कि यही कहीं होगा। तो हमें पता चल गया ये वाली डायरेक्शन तो हमारी साउथ वेस्ट ही होगी। लेकिन अब इतना सब आपने नहीं करना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है? देखो, सबसे पहले ना आपने यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेना C, यहाँ पे A, मतलब ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में जितने भी डिग्री दी हुई है, जितनी बार भी मतलब क्लॉकवाइज में घुमाओ, लिख लो 45, ये रहा 45 एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अनदर टर्न 180 डिग्री का सेम डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना? 45 180, और फिर 270 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे लिख लो 270 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बोल रहा है कि हाँ, तो देखो अब बोल रहा है कि आप फाइनल किस डायरेक्शन में, तो आपने क्या करना है? देखो यहाँ पे टोटल कर लो 45 प्लस ये 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारा? 225. हमने देखा था, ये हो जाएगा हमारा 225, और ये हमारा 270 है। तो ग्रेटर वैल्यू किसकी है? एंटी क्लॉकवाइज की है ना ग्रेटर वैल्यू। क्लॉकवाइज की तो 225 है, स्मॉलर वैल्यू है, लेकिन क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन है वो छोटी है। तो मतलब हमें क्या करना है? अब जो भी बड़ी वैल्यू है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज की हो चाहे क्लॉकवाइज की हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। तो हम 270 में से 225 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 45 बच जाएगा, है ना। और ये 45 कौन सी डायरेक्शन में बचेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा था। एंटी क्लॉकवाइज में 270 घूमा, भले ही एक बार घूमा, लेकिन एक ही बार में 270 घूम गया। यहाँ पे भले ही 2 बार घूमा, लेकिन 2 बार घूम के भी इससे तो कम ही घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज से तो कम ही घूमा है, क्योंकि यहाँ पे 225 है टोटल, और यहाँ पे 270 है टोटल।
अगर यहाँ पे और घूमा होता, चौथी बार भी घूमा होता, पांचवी बार भी घूमा होता, जिस भी डायरेक्शन में घूमता वैसे लिखते जाते, एक के नीचे एक, एक के नीचे, फिर फाइनली प्लस कर लेते टोटल। जैसे कि यहाँ पे ये 225 है, यहाँ पे 270 है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा घूमा है, तो डिफरेंस निकाल लिया हमें 45 डिग्री का आया है। और 45 डिग्री भी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने कुछ नहीं करना, अब डायरेक्शन हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया, फिर वही काम करना है, डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट में फेस कर रहा था, है ना, वेस्ट में फेस कर रहा था ना, Yes, sir. Yes, sir. और हमें क्या करना है ना, तो अब 45 डिग्री घुमाना है हमें, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास ये देखो एंटी क्लॉकवाइज A = 45, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 45। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऊपर से नीचे, है ना, क्योंकि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से मान लो यहाँ पे 9 होता है ना, यहाँ पे गाड़ी में, तो ऊपर जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता है ना, यहाँ पे नीचे होता है, एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लॉक है, Yes, sir. Southwest आ अगर गया ये सर. क्लॉक है Southwest. तो 45 घूम के यहीं कहीं आएगा जहाँ पे पहले आ रहा था। हमने Yes, पहले sir. भी Yes, देखा sir. था ना, हमने पहले एक इंडिविजुअली घुमाया, एक 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 एक, पहले 45 घुमाया, फिर 180 घुमाया, फिर वहां से 270 घुमाया, तो घूम फिर के हम कहाँ पे आए थे, यहीं पे आए थे। और ये अभी भी ये डायरेक्ट 45 बचा था एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज में आ गए, साउथ वेस्ट। तो हमें इतना ही करना है, ये हमारा क्या आंसर हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, इसका आंसर आ गया साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे करना, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिख तो रहा है ना तुम लोगों को, नहीं सर, ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए. दिख रहा है सर. ये ऊपर स्क्रॉल, ये ना ऊपर स्क्रॉल होगा नहीं, क्योंकि फिर सीधा डायरेक्ट अगला पेज ही आएगा, आगे हिंदी में है। देखो मैं पढ़ देता हूँ, वैसे वैसे तो दिख रहा है। वैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं ये भी डिग्री वाला पेन पेपर तो सबके पास है ना। Yes, sir. यस सर. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. क्वेश्चन ये क्या, हाँ देखो ये मिल गया 27th क्वेश्चन। ये आप लोग करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, इसका आंसर आपने निकालना, और इसका आंसर निकाल के अपने पास रखो, जब तक मैं भी करता हूँ आप भी करो, फिर आंसर मैच कर लेंगे कि क्या आंसर होगा। सर डी नॉर्थ ईस्ट। अभी अपने पास कर, बाकी सब लोग को करने तो सब लोग कर लो। सब लोगों का हुआ, मेरा नहीं हुआ सर, कर रहा है. ईस्ट आ रहा है। ठीक है करो करो, सब लोग करो। सर ईस्ट. हुआ सब लोगों का, नॉर्थ ईस्ट. यस सर. नॉर्थ ईस्ट. देखो जो लोग ईस्ट बोल रहे हैं क्या सर ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट होगा North क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है.
नहीं नहीं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि ईस्ट में, यहाँ पे ईस्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो 4 ऑप्शन में है कहीं पे भी ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट है सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर नॉर्थ हाँ, ईस्ट देखो है, इसका जो आंसर नॉर्थ है, ईस्ट, आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ। देखो अब आप लोगों ने क्या किया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब एक बार मैच कर लो, देखो होगा कैसे। सबसे पहले 45 डिग्री लिख लो। ए सी, ए इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज एंड सी इज फॉर क्लॉकवाइज। पहले 45 डिग्री टर्न किया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 45 लिख लिया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 लिख लिया। आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो क्लॉकवाइज ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 45। 45 डिग्री। 45 डिग्री ज्यादा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो मतलब जो हमें फाइनली घुमाना, हमें ये नहीं करना पहले 45 फिर 90, हमें सीधा डिफरेंस पता है 45 डिग्री है और वो भी क्लॉकवाइज। तो हमें सीधा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। नॉर्थ किधर है? सॉरी, ऊपर सरल नॉर्थ ऊपर है, ये नॉर्थ है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। और 45 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉकवाइज घुमाना होता है और हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आंसर लगा देते हैं। अब कोई इधर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, इधर ये वाली डायरेक्शन में, तो समझो यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ पे 12 बचता है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाए बिना इसके और बिना डायग्राम के भी हो जाए, इतना आसान क्वेश्चन है। पर अभी देखो, मान लो अगर नहीं समझ आ रहा, क्लॉकवाइज ऊपर होगा नीचे होगा, तो ऐसे करो, यहाँ पे ऊपर की तरफ फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे 12 बजते हैं। क्लॉकवाइज किधर होगा? अब अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 1 2 3 इधर चलेगा, इधर इधर है ना, 12 से इधर होगा 1 2 3, ऐसे तो यस सर, यस सर। है ना। तो मतलब नॉर्थ से नीचे की तरफ आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो होगी। और क्लॉकवाइज में हमें कितना जाना, 45। और मैंने बताया था इन दो डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। और 45 ही जाना है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लो यहाँ पे 45 ना बचा होता, यहाँ पे बचा होता 46 डिग्री, यहाँ पे बचा होता 46 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 नहीं बचा है, 46 बचा है। मान लो यहाँ पे 46, यहाँ पे 91 था, यहाँ पे 91 डिग्री है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 46 बच गया क्लॉकवाइज। तो इस केस में अब बताओ, अब इसी क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा अगर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट सर, सिंपल 46 नॉर्थ ईस्ट रहेगा सर। सेम। नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। नॉर्थ ईस्ट क्यों रहेगा बताओ? सर ईस्ट नॉर्थ। यहाँ पे 46 डिग्री है, 46 नहीं, देखो अब ये पहला ऑप्शन, अब ईस्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट 45 है, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का बन रहा है। और उसमें उसमें 8 हमारे पास एंगल है, 1 2 3 8 डायरेक्शन है टोटल। तो हर डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का गैप है, तो ये 45 डिग्री है। तो यहाँ तक एग्जैक्ट 45 है। अगर 1 डिग्री भी एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ के वो कहाँ पहुंचेगा? कौन सी डायरेक्शन है ये? सर ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट। ये भी नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ आ गई। ये वाली डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा। तो बताया था हम लोग ने। हाँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही है। ईस्ट तो पूरा 90 डिग्री के बाद आएगा। ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर या तो यहाँ रहे या यहाँ रहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही है, ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही है। अगर 90 डिग्री घूमता है तब वो ईस्ट हो जाता है। अगर 90 से फिर 91 होता है तो ईस्ट को स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्या सिंपल? हाँ, ऐसे ही आएंगे, डायरेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैसेज में
हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब इतना इसमें ना अभी थोड़ा सा ना और बचा हुआ है। इसमें ना हमारे पास ना अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसमें अभी एक चीज और आएगी, इसमें आएगी कोडेड डायरेक्शन आएगी। मतलब कोडेड में ये रहेगा, वो तुम लोगों को दे देंगे कि अगर ऐसा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हमारी ये है जो डायरेक्शन है, ये नॉर्मली कॉमन डायरेक्शन है। अब वो ना कोडेड डायरेक्शन में ये बोल देंगे, एज्यूम करो कि जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, हम ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। वो बोलेगा कि हमने ना ईस्ट डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कॉल किया है, और ऐसे ही कोई एक और डायरेक्शन दे देगा, उसको भी बोल देगा कि वेस्ट को हमने नॉर्थ ईस्ट कॉल किया है। तो बताओ इस केस में साउथ डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? तो ये कोडेड है, ये हम बाद में करेंगे। और इसमें एक और चीज है, अभी हमने डिस्टेंस निकाला, अभी तो हमने सिंपल डिस्टेंस निकाला, क्योंकि अभी तो हमारा सिंपल निकलना था कि ऐसे ऐसे, मतलब सिंपल डायग्राम बना था, ऊपर से नीचे आ रहे थे, वहां से लेफ्ट जा रहे थे और वहां से ऊपर। तो हमें पता है कि अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जितना नीचे डिफरेंस उतना ही ऊपर होगा, तो ये कॉमन था। लेकिन इसमें ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पाइथागोरस से आंसर निकालना पड़ता है। वो सबको पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और वो क्या बोलता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो वहां पे हमें पाइथागोरस से भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ डेमो क्लास था। तो आज हमने जो टॉपिक किया वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस किया है, क्योंकि इसके बाद हमें एमपेड का भी मतलब डेमो क्लास है, तो एमपेड के लिए भी हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये था, इससे आप लोगों को बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ेंगे। और इसके बाद क्लास के बाद जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था। बीपीएड वाले स्टूडेंट अगर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, इसके बाद हम एमपीएड की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम एमपीएड वाली क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइम ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। सर ये बीपीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अंकित सर 1 मिनट रुकिएगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम आपकी थोड़ी मुझे वैसी लग रही है। मतलब आपकी आवाज तो क्लियर है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ी अजीब सी नॉइज आ रही है। किसी को ऐसा लग रहा है क्या? नॉइज मतलब कुछ वैसा? नहीं सर, जैसे आपका आवाज आ रहा है ना, वैसा नहीं आ रहा है। एक दो स्टूडेंट मैसेज। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रहा था, क्योंकि ना शायद इसमें ईयरफोन में इशू है कुछ, क्योंकि जो लास्ट रिकॉर्डेड क्लास थी उसमें भी मेरे को तो साउंड में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, बट उसमें शायद है नहीं है सर, बैकग्राउंड में कोई आवाज है नहीं, पर वो अमीन सर का सर ज्यादा क्लियर आ रहा है आवाज। हाँ, इसमें ना ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आवाज तो समझ में आ रहा है ना सब कुछ, तो ठीक है, कंटिन्यू कर हो सकते हैं। सकता है ना रूम इनका पैक होगा, इसलिए आवाज गूंज रही है। सर बीपी या फिर लेफ्ट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो सर? सर बीपी एड वालों को रुकना है या फिर लेफ्ट कर सकते हैं? नहीं, अब वो आपकी मर्जी है। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सर, अगर इम्पोर्टेंट है तो रुक जाएंगे। देखो बीपीएड का जो है ना वो जनरल, आप लोगों की मर्जी है, रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बाकी तो आपका तो जनरल पेपर ही है, तो फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी। तो ये सर एएमयू में तो ये पूछे जाएंगे ना? हाँ, एएमयू वाले जरूर रुकें, एएमयू वाले जरूर रुकें, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर आईजीआई वाले जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर क्लास ज्वाइन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर मैंने आपको अभी भी आपको अमीन सर को डायरेक्ट मैसेज किया, तब जाके मैं क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ। सर कैसे मैं करूँ, एक बार आप बता दीजिए मेरे को। कामिल देखो, अभी थोड़ा सा कंबाइंड क्लास हुई है, तो
अभी जब मंडे से हमारी सेपरेट क्लासेस होंगी तो थोड़ा सा एकदम स्मूथली चीज़ें चलेंगी। अभी कभी कभी इशू हो जाता है ऑनलाइन में, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो कैसे ज्वाइन करूंगा सर, आप मेरे को बताइए। सिंपली लिंक पे क्लिक करना है और बस हो जाना है। सिंपल सा प्रोसेस ओके यही सर, होता है। वो हुआ नहीं था ना उस वजह से सर। हाँ, वो कभी ठीक कभी है हो सर। जाता है, ऑनलाइन में थोड़ी सी आज लिमिटेशन होती है जो मेरी। ज्वाइन का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिएगा, हो जाएगा। ओके वसीम ब्रो, लव ठीक है, यू। फिर हम एमपेड का ठीक है अंकित एमपेड सर, का आप शुरू टॉपिक कर स्टार्ट सकते हैं। करते हैं फिर। यस सर। ठीक है, तो आज हम जो एमपेड में जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में सबने सुना होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? पढ़ा भी है पहले किसी ने सर्कुलेटरी सिस्टम? यस सर। यस सर। पढ़ा था सर। यस सर। ठीक है। एक मिनट। तो चलिए ठीक है। योर बॉस इज नॉट एज क्लियर है। हाँ, तो ना इसके लिए भी आप लोग ना अपना पेन और पेपर लेके बैठिए। जो जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है चीजें, वो नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। ठीक है, फिर स्टार्ट कर। ओके सर। एक बार ये बता दो, बस स्क्रीन में ये बता दो। विजिबल है सर। ठीक है, विजिबल है सर। ठीक है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता होगा कि मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या, रिलेटेड टू ब्लड सर्कुलेशन। और हार्ट कैसे काम करता है, और हार्ट कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और फिर जो ये पूरी साइकिल है वो कैसे चलती है बेसिकली, है ना? तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने जाए, अगर एक और भी देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, सबसे पहले हमारा हार्ट होता है जो पंप करता है, ब्लड पंप करता है, वो पूरी बॉडी में जाता है। उसको हमारी बॉडी जो हमारे अलग अलग टिश्यूज है वो यूज कर लेते हैं। उसके बाद वो दोबारा से हार्ट में आता है, फिर वहां से लंग्स में जाता है, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा हार्ट में आता है, फिर पूरी बॉडी में। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है बेसिकली, है ना? तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हार्ट का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उस स्ट्रक्चर में काम कैसे होता है, कैसे कैसे पूरा ब्लड फ्लो होता है। तो देखो, स्टार्ट कर मेन ऑर्गन, उसमें फिर ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स में 3 चीजें होती हैं हमारे। अभी सबको पता ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स क्या है बताओ? वो क्लियरिटी नहीं है। अगर किसी को कोई भी अगर बेसिक क्लियरिटी आइडिया साउंड तो नहीं आप लोग बता सकते हैं। रक्त कोशिकाएं। हाँ, रक्त कोशिकाएं हिंदी में वही था। ब्लड वेसल्स क्या है बेसिकली? आर्टरीज और वेन्स इंक्लूड। हाँ, ये आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड वेसल्स ही है, लेकिन उनके फंक्शन के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है बेसिकली हमारे बॉडी में? ये वेसल्स होती है जो ब्लड को कैरी करती है। अब जो वेसल्स है वैसे कैपिलरीज। अब देखो, जैसे मान लो हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में ऊपर पानी की टंकी होती है और हम लोग नीचे पानी को यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए क्या है, पाइप लगे होते हैं जो टंकी से कनेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू जो पूरा पानी फ्लो करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ब्लड आर्टरीज क्या होती है?
आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अभी के लिए इतना ही समझो ऐसा क्यों है, और मतलब ऐसा क्यों है, और जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ही क्यों कैरी करती है। और जो डिफरेंस है वो ये है कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सबसे पहले आर्टरीज, वेन्स। अब का क्या मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? OXYGENATED, ऑक्सीजनेटेड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी में अगर आगे हम लगा दे डीऑक्सीजनेटेड तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम है। तो देखो अब ना मैं तुम लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो ये सबको दिख रहा है, ये हमारा हार्ट है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, ठीक है। देखो दिख रहा है, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये लंग्स है। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना पूरी बॉडी में, हमें पता है। लंग्स का क्या काम है? लंग्स का क्या काम है? ब्लड फिल्टर करना सर। लंग्स का बेसिकली फिल्टर करना नहीं है, फिल्टर करना नहीं बोल सकते, मतलब हम बोल सकते हैं कि लंग्स का काम क्या है कि ऑक्सीजन को डिलीवर करना, ब्लड में ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। अगर इन जनरल देखें तो हम क्या करते हैं, हम मतलब इनहेल करते हैं तो हम जो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, तो लंग्स क्या करते हैं, ब्लड गैसेज। ये जो है टर्म ये बिल्कुल सही है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और एक्सचेंज में भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से मतलब आउट करना और जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड में मिक्स करना बेसिकली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड है, और जब उसमें ऑक्सीजन कम है तो डीऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड कब होगा? ऑक्सीजन जब हमारे दोनों लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो हार्ट में आएगा और हार्ट से जाएगा फिर पूरी बॉडी में, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वर्कआउट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। तो कैसे मिलेगी एनर्जी? तभी तो मिलेगी जब ब्लड में ऑक्सीजन होगी। तो बेसिकली आप ये समझो कि जब भी हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट है, अलग अलग टिश्यूज है, पूरी बॉडी में ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको ब्लू और रेड, ये आर्टरीज है, आर्टरीज और वेन्स है जो ब्लड को पूरी बॉडी में, इनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। तो हार्ट जनरेट होता है और उससे हार्ट पंप होता है और ब्लड हार्ट से बाहर आता है, और बाहर आके जो ये आर्टरीज है इनके थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। अब पूरी बॉडी में जाएगा तो पूरी बॉडी में क्या है, क्यों जा रहा है? क्योंकि रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को। तो अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं दौड़ रहा हूँ, जब टिश्यूज है उन टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो वो ब्लड से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अलग अलग टिश्यूज। अब ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ले तो क्या हो गया, ब्लड में पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जिस जिस टिश्यू को रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की, एंड अब उस ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गई है, तो अब वो ब्लड कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं होती, और ऑक्सीजन उसमें भी होती है, डीऑक्सीजनेटेड में भी होती है लेकिन कम होती है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया पूरी बॉडी में, है ना।
बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसको जरूरत थी, जिस टिश्यू को जितनी जरूरत थी उन्होंने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया उस ब्लड से, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें भेजेगा, लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसमें फिर से ऑक्सीजन मिक्स कर देंगे और फिर दोबारा। तो ये समझो जो हमारा हार्ट है ना, हमारा हार्ट एक मीडियोकर की तरह काम करता है। किस किस के बीच में? लंग्स के और बॉडी के। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है लंग्स तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है उस ब्लड को भेजेगा लंग्स में, ताकि वहां पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाए। अब ऑक्सीजन मिक्स होके वो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा हार्ट में हार्ट, हाँ बेसिकली कार्डिक साइकिल है, पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू था सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हार्ट के अलग अलग पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट लंग्स में भेजता है, कौन सा पार्ट बॉडी में भेजेगा, ये सब पढ़ेंगे। और जो हमारी आर्टरी, ये जितनी भी रेड वाली है, ये है आर्टरीज। ये रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, इसीलिए रेड है। हाँ आवाज आ रही है। और जो वेन्स है, वेन्स ब्लू इन कलर होती है, ब्लू आवाज आ रही है, कलर होता है इनका, आवाज आ रही है, ब्लू इन कलर होती है। और जो हमारी आर्टरीज है हाँ, रेड होती है कलर में। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टरी में उस ऑक्सीजन हाँ करवा दिया था, मैसेज आ ब्लड गया था। में ऑक्सीजन जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका मतलब क्या हुआ वो कि नहीं करा था, हार्ट ने जो ब्लड पंप आ किया गया। है ना पूरी बॉडी में यूज करने के लिए, जो हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है, डाटा नहीं है, वो बस ब्लड मैसेज पहुंच गया। ट्रेवल करेगा आर्टरीज के थ्रू। जैसे मैंने बताया था कि हम जब टंकी से हाँ वो पानी छोटा वाला है लेना ना, से पाइप उसमें डाटा के भी फायदा भी नहीं कराने में। तो ऐसे हार्ट जब पंप करेगा तो किसी न किसी लेसन के थ्रू जाएगा हाँ, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक। जो ये हमें पूरा नेटवर्क दिख रहा है ये वेसल्स ही है। तो हार्ट में जो ब्लड करने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू वाला जो है वो हाँ आर्टरी है या भी आया था टोटल, ब्लू मतलब वाला? ये का नहीं है, टोटल 28 दिन में बस एक ही है। ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला वेन है भी, क्योंकि उसमें तो वही वाला। ऑक्सीजन कम है इसलिए वो ब्लू से है एक कलर। रेड हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। जब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ब्लड जो है हाँ, वो मेरे में रेड, आया था। ब्राइट रेड कलर का होता है। इसीलिए आर्टरीज रेड होती है कलर कभी में, हो जाता क्योंकि है, मतलब लेट हो ऑक्सीजनेटेड जाता है, ब्लड को तक कैरी पहुंचता है। करती है। या कभी ना भी पहुंचे, ऐसा तो कभी हो जाता है। अब समझो हार्ट ने पंप किया पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में किसके थ्रू ट्रैवल करेगा ऑक्सीजन? क्या होगा वहां पे? अलग अलग जो टिश्यूज है हाँ, उस अभी भी ऑक्सीजन बात को करते हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे उस ब्लड से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये वैसा limit नहीं होता डीऑक्सीजनेटेड कि ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा। अब दोबारा जब हार्ट में आएगा ना तो वेन्स के थ्रू आएगा, है वो भी ब्लड वेसल नहीं, लेकिन वो वापस हार्ट, मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हाँ रोजे तो चल और रहे जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। हैं। अब इसको कैसे याद करें कि ना, आर्टरीज, दिक्कत ये नहीं। तो हमें पता चलेगा कि ये आर्टरीज करती है यही कर लेता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो वेन्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और आर्टरीज क्या है? अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप लोगों में से कोई भी आंसर दे सकता है, ठीक है। नमाज अच्छा नहीं, तरावी तो नहीं जा रहा पढ़ने। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती 8 बजे से है, और मेरा जो क्लास चालू वेन्स है, सॉरी यही रूम पे ही पढ़ रहा हूँ। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो जो हाँ, क्लास क्वेश्चन चल रही है, दूसरा वाला ये ले रहा है, मेरी तो अभी खत्म हुई है। ऐसी कौन सी वेसल्स होगी जो जी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है? हाँ, वैसे मतलब away 10:30 from तक हो जाती है, कभी heart। जल्दी ऐसी भी कौन जाती सी है। वेसल्स आज की तो जो मेरी बस 8 ब्लड बजे को से हार्ट 9 से तक दूर लेके जाती है? आर्टरीज कौन सी होगी? हाँ दिल्ली वाला वेन हार्ट से दूर जो लेके जाती है, हार्ट से दूर away from heart। बुद्धा बुद्धा अंकित। हाँ वो तो आपने स्पेसिफिक कर दिया, पर बेसिकली
कौन सी लेके जाते हैं? Pulmonary artery है। आर्टरी लेके जाती है, सॉरी आर्टरी लेके जाती है, आर्टरीज, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, हाँ वो अलग अलग आर्टरीज है बेसिकली, बहुत सारी आर्टरीज है, उसके अभी हम नहीं जा रहे डिटेल में, पर इन जनरल आर्टरीज अच्छा वो अच्छा, हाँ ब्लड हुडा को सिटी। हार्ट से दूर लेके जाती है, मतलब हार्ट पंप कर देता है, तो आर्टरी हाँ एक हुडा हार्ट सिटी अलग अलग बॉडी मेट्रो पार्ट तक स्टेशन, हाँ लेके जाती दिल्ली है। में, मान लो अब लेग्स में जो भी फरीदाबाद मसल्स के है, आसपास। क्वाड्रिसेप्स है और गैस्ट्रोसेनिक, ये सब जो भी मसल्स है उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ऑक्सीजन एनर्जी के लिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ब्लड के थ्रू मिलेगी। तो मेरा हार्ट क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा और ब्लड अलग अलग वेसल्स के थ्रू मेरे लेग्स तक हाँ 1 महीने जाएगा। का तो देख ठीक लिया। है, ये हमने बहुत स्पेसिफिक कर दिया। अब लेग्स तक जाएगा हाँ तो हाँ वहां पे ब्रेन का क्या तो होगा देख कि लेग्स में जो भी मसल्स है, जो भी टिश्यूज है, उसको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाँ जो तो अगले लेग महीने है ना, देना है हार्ट तो से लेग्स तक जो भी लेके जा रही है वो 4 आर्टरीज को दिया होती है, था, आज तो भी तो 7 ही है। डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब वापस हार्ट में आएगा, अब जो वापस लेके आएंगे वो वेन्स लेके आएंगे। तो जो हार्ट से दूर लेके जा रही है, हार्ट से पैरों तक जो लेके जा रही है, मतलब हार्ट से दूर हो गया ना पैर, तो हार्ट से पैरों तक लेके जा रही है, मतलब हार्ट से दूर लेके जा रही है, वो कौन से? वो आर्टरीज है। और वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा यूज करने के बाद, उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो लेग्स, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा। तो अब क्या है? दोबारा हार्ट में आ रहा है, मतलब हार्ट की तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स हार्ट कौन कैरी करता है? वेन्स कैरी करते हैं। और ये कैसा ब्लड होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना यहाँ पे। अब इसको कैसे याद कर सकते हो कि वेन आर्टरीज, अब देखो एक तो है आर्टरीज, ये हमें पता है आर्टरीज है, और दूसरी हमारी है वेन्स। तो देखो वेन्स भी, इसको वेन ही लिखो, वेन। तो वेन का मैंने क्या बताया, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट कैरी करती है। तो आपको पता कैसे याद कर सकते हो? देखो वेन की स्पेलिंग देखो, इसमें जो लास्ट के 2 वर्ड है ये क्या है? आई एन इन। इनका मतलब क्या होता है? इन एंड आउट, सुना होगा? इन और आउट, इनका मतलब क्या होता है? अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। तो इन मतलब इनसाइड हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट लेके आती है। इसीलिए इसके जो तो लास्ट वर्ड है उसमें आई एन आता है, इनका मतलब अंदर, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टरी और वेन्स। ठीक है, अब हमने एक चीज और देखी थी, वो क्या देखी थी? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या है? ये भी ब्लड वेसल्स ही है, लेकिन कैपिलरीज क्या है? आर्टरी और वेन तो हमने देख ली, हाँ देखो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। आर्टरीज और वेन, तो देखो ये जो पूरा नेटवर्क दिख रहा है ना, ये वाला बीच में, ये वाला, ये है हमारे कैपिलरीज, इसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। तो क्या होता है ना, जैसे आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मान लो यहाँ पे कोई भी, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया लेग मसल्स का, मान लो यहाँ पे लेग की मसल्स है, तो ना लेग की मसल्स से ना सिर्फ आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, आर्टरीज आगे जाके देखो डिवाइड होगी। ये देखो ये रेड जो भी है, ये देखो ये क्या हो रहा है? ये आर्टरीज देखो ये आगे जाके डिवाइड हो रही है ना, अलग अलग कितनी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, आर्टरीज हो गई। तो ये जब मसल्स तक पहुंचती है, जो मेन टिश्यू होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वहां तक पहुंचते ना ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और जब ये ब्रांचेस में डिवाइड होती है ना आर्टरी, उसी को हम कैपिलरी बोलते हैं, उसी को कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। और फिर यही सेम कैपिलरीज, मान लो यहाँ पे मेरी मसल्स है, लेग की मसल्स, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, ये मसल है, यहाँ से इसने क्या किया? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये ब्लड है आर्टरीज में, आर्टरीज आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और यहाँ से मसल्स ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो अब कैपिलरीज दोबारा से क्या करेगी? आगे जाके दोबारा से जुड़ना चालू हो जाएंगे, और दोबारा से किससे जुड़ जाएंगे? जाके वेन्स से जुड़ जाएंगी। अभी ये वेन क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये वेन से जुड़ेंगे, और वेन ही तो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये वेन्स कहाँ लेके जाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को?
हार्ट मिलेंगे नहीं, टुवर्ड्स द हार्ट, इनसाइड द हार्ट, ठीक है। तो कैपिलरीज वेन्स और वेन्स को जोड़ता है ना। क्योंकि ऐसा समझो कि हार्ट में पंप किया, ब्लड आया, मसल्स ने यूज किया, अब दोबारा आ जाएगा वेन्स के थ्रू। तो आर्टरी से वेन्स के बीच में जाने के लिए बीच में कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। अगर आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन ही नहीं होगा तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, कंटिन्यूसली फ्लो ही नहीं होगा। तो कनेक्शन को कौन एस्टेब्लिश करता है, उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। तो ये हमारी कैपिलरीज है। और जो एक्सचेंज है, जो मैंने बताया ना कि मसल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग अलग टिश्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को उससे, आर्टरीज से। तो बेसिकली ये वो जो एक्सचेंज होता है ना, जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है कैपिलरीज में ही होता है, यहाँ पे ही होता है एक्चुअल। तो कैपिलरीज के क्या दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, ये लिखते रहना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैपिलरीज के क्या दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, एक हो गया कि कनेक्ट करते हैं आर्टरी और वेन्स को, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, आपस में कौन जोड़ रहा है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क जोड़ रहा है। और दूसरा जो एक्सचेंज होता है, जो एक्सचेंज साइट है ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे लंग्स वाला एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पे मसल और आर्टरीज के बीच में जो एक्सचेंज है वो इसके थ्रू होता है, वो भी कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू होता है। वो भी यही क्लास लेंगे और फिर से समझ आ जाएगा, वो रिदम छूट जाएगा। फिर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स में पहुंचा देंगे कैपिलरीज। पहले तो आर्टरीज डिवाइड होगी। अब वो वहां से डिवाइड क्या है अलग से, वो जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया मसल्स में। अब वो दोबारा जो डिवाइड हुई थी ना, अब वो दोबारा से देखो अटैच हो जाएंगे, एक साथ अटैच हो रही है, अटैच हो रही है, ये अटैच हो रही है, और अटैच होकर फिर से दोबारा वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, वेन से कनेक्ट हो जाएगी। और फिर ये दोबारा हार्ट में ले जाएंगे ब्लड को, और हार्ट फिर इस ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड को लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसमें फिर से ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, फिर जो हार्ट में हार्ट फिर पूरी बॉडी में भेजा, और फिर ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू था। सर ये ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है? कौन सा वाला सर? कैपिलरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया? दोनों। क्योंकि मैंने क्या बोला, वो आर्टरीज और वेन्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आर्टरीज आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ से कैपिलरीज से ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी, मसल्स यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को। अब वो यूज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो ब्लू है ना, ये ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। ये जो ब्लू कलर है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड है ये ऑक्सीजनेटेड है। तो यहाँ पे कोई मसल है बीच में, उसने यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन है अभी भी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों को ही कैरी करती है। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड आता है और वो यूज हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद कैपिलरीज उसको वेन्स में मिक्स देती है, फिर वेन्स उसको हार्ट में ले जाती है। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी हमेशा, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी हमेशा, और ये जो कैपिलरीज है ये दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड कैरी करती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, एक एक्सेप्शन है, एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पूरी बॉडी में। एक सिंगल आर्टरी है जिसका नाम मैं बताऊंगा, और ऐसे ही एक सिंगल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन्स, लेकिन मैंने क्या बताया, एक एक्सेप्शन है। हमारी बॉडी में हजारों लाखों वेन्स और आर्टरीज, उन हजारों लाखों में से एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ऐसी एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अपोजिट काम करती है। वो हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो अब हार्ट को पढ़ेंगे हम डिटेल में, और भी हमने एक पूरा ले लिया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है, लग रहा है कोई चीज समझ नहीं आई है, तो पूछ सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ तक अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर आगे भी समझ आएंगी चीजें। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, फिर देखो अब हार्ट की ना 3 लेयर होती है।
जैसे हमारी पूरी बॉडी पर स्किन है, स्किन की लेयर होती है, ऐसे हार्ट की भी अपनी लेयर होती है, और 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये बीच वाली है, और ये सबसे नीचे वाली लेयर है एंडोकार्डियम। ठीक है, ये 3 लेयर है। और जो ये मायोकार्डियम है, ये एक्चुअल जो हार्ट की जो मसल्स हैं, हार्ट जो पंप करता है, वो पंप करता है मायोकार्डियम के थ्रू। मायोकार्डियम ही मेन पंपिंग मसल्स होती है, मेन ये ठीक है, ये 3 लेयर हो गई। उसके बाद ये देखो हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा होता है हमारा हार्ट, जो आज तक हम देखते हैं ना, जो बनाते आए हैं, गंदा सा मैंने बना दिया है, और ये होता है हार्ट। हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो, पर हम लोग तो वही वाला ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें आता है ये। अब सही बना। तो देखो, ये हार्ट हो गया। वैसे तो एक्चुअल शेप ये है, पर हार्ट के ना 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है। जो ये वाला चैम्बर होता है ना, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, ये वाला होता है, यहाँ बाहर लिख रहा हूँ राइट, ये वाला लेफ्ट। जो ऊपर वाले दो हैं, ऊपर वाले दोनों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है, ये वाला चैम्बर राइट साइड में है, तो ये राइट एट्रियम, इसको मैंने लिख दिया RA। ये लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट एट्रियम, इसको मैंने लिख दिया LA। और नीचे वाले दोनों होते हैं वेंट्रिकल, तो ये राइट साइड वाला, तो ये हो गया राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो सर राइट और लेफ्ट उल्टा हो गया। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा है, एक बार ये देख लो। देखो, ये हार्ट है, ये रहा राइट एट्रियम, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो देखो ऐसा होता क्यों है, और भी देख लेते हैं। आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े हुए हो? सर नहीं हुए? यस सर, डेली होता है। क्यों नहीं होंगे सर, डेली होते हैं। डेली होते हैं। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, अभी अपना कैमरा ऑन कर लो, कोई भी 1-2 जने कर लो, और अपना ना ऐसे हाथ उठाओ, कोई भी एक हाथ उठाओ और देखो। या फिर सबको पता ही है, जब शीशे में हम देखते हैं तो हम अपना अगर राइट हैंड उठाते हैं तो शीशे में लेफ्ट दिखता है ना? लेफ्ट दिखता है ना? यस सर। शीशे के सामने अगर हम खड़े होकर अगर राइट हैंड उठाते हैं तो राइट का लेफ्ट दिखता है। जैसे अभी मेरे को देख रहा है, मैंने उठाया तो राइट है, लेकिन मैं सामने कैमरे में देख रहा हूँ तो मेरा कैमरे में लेफ्ट दिख रहा है। तो मतलब ये होता है, मान लो मैं यहाँ पे मैं बैठूँ, आप मेरे सामने बैठो, आप में से कोई भी है, मान लो मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट है, अगर मैं आपको बोलूँ अपना राइट हैंड उठाओ तो आप मेरे सामने बैठे तो आपका राइट हैंड इधर होगा, मतलब मेरा जो लेफ्ट है ना, ये मेरे लेफ्ट के सामने आपका राइट होगा, है ना? आपने तो राइट उठाया है आपका, पर वो मेरी तो लेफ्ट साइड हो गया ना, आपका राइट मेरी लेफ्ट साइड हो गया। अगर आप मेरे को फेस कर रहे हो ऐसे आमने सामने, ऐसे 2 लोग ऐसे आमने सामने फेस कर रहे हैं, मान लो ऐसे करो, आप मेरे सामने ऐसे बैठे हो, ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने बोला आप अपना राइट हैंड ऊपर करो, तो आपका राइट हैंड मेरी लेफ्ट साइड पे ही होगा, है ना? ऑब्वियस है। तो अगर मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी चीज को अपने सामने से देखता हूँ फेस टू फेस, तो मेरे लेफ्ट पे उसका राइट साइड है। तो हम हार्ट को भी ना सामने से पढ़ते हैं, हार्ट को हम सामने सीधा रख के पढ़ते हैं। मान लो जैसे ऐसे है ना हार्ट मेरा, तो इस हार्ट का जो डायग्राम है ना, उसको हम ऐसे बिल्कुल सामने रख के पढ़ते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जो राइट होता है, ये राइट है, ये वैसे तो लेफ्ट पे है, मेरे तो लेफ्ट हैंड पे है ये, तो ये तो लेफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये हार्ट है ना, हार्ट को मैं सामने से देख रहा हूँ, मतलब आमने सामने से, फेस टू फेस। और जब हम फेस टू फेस देखते हैं ना किसी भी चीज को, तो हमारे लेफ्ट पे सामने वाले का राइट होता है। तो ये वही है, ये हार्ट को हम फेस टू फेस देख रहे हैं, ये हार्ट की राइट साइड है तो ये राइट, लेकिन मेरे लेफ्ट पे, लेकिन ये हार्ट की राइट साइड है क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं हार्ट को। ठीक, तो इसीलिए ये राइट है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि हार्ट क्या करता है, हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह के ब्लड के साथ डील करता है। ऑक्सीजनेटेड को तो पूरी बॉडी में भेजता है और डीऑक्सीजनेटेड को लंग्स में भेजता है।
तो देखो अब यहाँ पे ना एक चीज समझो कि ये वेन्स है, ये जो ब्लू वाली है ये वेन्स है, बताया था मैंने। तो अब ना पूरी बॉडी का ब्लड अलग अलग बहुत सारा बड़ा बड़ा नेटवर्क है। देखो हमने क्या देखा था, ये देखो ये कितना नेटवर्क है, पूरी बॉडी में फैला, पूरी बॉडी में फैला हुआ। तो ये क्या है, पूरी बॉडी में फैला, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी का ब्लड इकट्ठा होगा। अलग अलग वेन्स है, जो इतनी हजारों लाखों वेन्स है, वो पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एक साथ लेके आएंगी, पूरा ब्लड फ्लो होगा, एक साथ आएगा। फिर ये जो पूरी वेन्स का जो पूरा ये नेटवर्क है ना, ये जो देख पा रहे हो आप, जो इतनी ज्यादा ये फैली हुई है, ये जो इतनी, एक मिनट, हाँ, ये जो इतना ज्यादा नेटवर्क है पूरा फैला हुआ पूरी बॉडी में, तो ये जब है ना, ये लास्ट में आके एक सिंगल वेन से जुड़ जाता है, एक सिंगल, लास्ट में आके पूरा एक सिंगल वेन से जुड़ता है, तभी तो एक साथ पंप, एक साथ जाएगा ब्लड पूरे हार्ट में, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक से जुड़ जाती है, बहुत सारी है लेकिन लास्ट आते आते हार्ट तक पहुंचते पहुंचते एक बन जाती है। ठीक है, तो देखो, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब जो बॉडी ने यूज कर लिया है, उसका ऑक्सीजन यूज कर लिया है, अब वो दोबारा हार्ट में आ रहा है। तो हार्ट में कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएंगे, हमने देख लिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो जो वेन हार्ट में लेके आएगी ना, जो फाइनल वेन होगी वो कौन सी होती है, वो ये होती है, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये जो वेन है ना, इसका नाम है वेना कावा, जो पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आए, उसका नाम है वेना कावा। और जो अपर बॉडी का लेके आती है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर होता है जैसे दो चीज होती है, जो क्वालिटी एक चीज होती है दूसरी चीज से बेटर होती है, तो जो बेटर होती है उसको हम सुपीरियर बोलते हैं कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है। तो यहाँ पे जो ये सुपीरियर वेना कावा, इसको सुपीरियर इसलिए बोला है क्योंकि ये अपर बॉडी का ब्लड लेके आती है हार्ट में, अपर बॉडी का मतलब हेड, चेस्ट, ये सब का, तो इसलिए हम इसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। और जो लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आती है उसको हमने बोल दिया इन्फीरियर वेना कावा, ये वाली, ये वाली, ये वाली। हाँ ठीक है, देखो ये वाली इन्फीरियर वेना कावा है, ये वाली सुपीरियर। तो ये पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आए, राइट एट्रियम में लेके आए। ठीक, तो कहाँ पे आ गया ब्लड, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस वाले हिस्से में 4 चैम्बर थे, हमने डिस्कस किया था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट में आ गया। ठीक है, अब ये राइट में आ गया, तो राइट में आने के बाद क्या होगा, यहाँ से आएगा राइट वेंट्रिकल में, और ये राइट वेंट्रिकल में आएगा। पहले राइट एट्रियम में इकट्ठा होगा, वहां से इकट्ठा होने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, जब ये जो पूरा चैम्बर है ब्लड से जब फिल हो जाएगा ना, भर जाएगा पूरा, तो ये पंप करेगा, और पंप करने के बाद ये ब्लड कहाँ भेज देगा, नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले चैम्बर में। नीचे वाला कौन सा चैम्बर है, नीचे वाला चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। और ये जो बीच में ना वॉल्व होती है, वॉल्व क्या मतलब क्या है, वॉल्व का मतलब है कि ये ना बंद होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब ये 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। जैसे एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, अगर इसमें ब्लड है, तब इस चैम्बर में ये ऐसे एक चैम्बर है और इसमें ब्लड फिल हो रहा है, और एक चैम्बर नीचे है, अगर बीच में कोई बैरियर नहीं होगा तो ये फिल होगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो जो नीचे आता रहेगा। ऊपर वाले राइट एट्रियम में मान लो, देखो यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है लगातार, यहाँ से ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा इसमें ब्लड को लेके आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कोई बैरियर ना हो मान लो, तो ये ब्लड फ्लो के नीचे नहीं आता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, नीचे आता रहेगा। तो ये नीचे ना बहता रहे, ये पहले पूरा भरेगा, राइट एट्रियम पहले पूरा फिल होगा, और फिल होने के बाद ही नीचे आएगा। तो इसीलिए जब तक ये फिल ना हो, जब तक ब्लड नीचे ना आए, इसलिए बीच में ये वॉल्व होती है। ये वॉल्व का क्या काम है, वो ब्लड को नीचे आने से रोकती है, ये वॉल्व, कि ब्लड नीचे ना आए। तो यहाँ पे बीच में जो वॉल्व होती है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाली। ये ना इस तरीके से होती है, मेरे हाथ दिख रहे हैं सबको, ये ना इस तरीके से होती है दोनों वॉल्व, दिख रहे हैं ना मेरे हाथ।
यस सर। हाँ, तो देखो ना ये ऐसे होती है, ऐसे इसके ऊपर मान लो ब्लड भर रहा है, जब ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड भर जाएगा ना तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर से वो पंप करेगा, तो जब पंप करेगा ना ये वेसल्स ऐसे हो जाएंगी दोनों, देखो ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे क्लोज है, ऐसे खुल जाएंगे, तो बीच में रास्ता होगा, तो इस रास्ते से नीचे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये वॉल्व खुली हुई है ना, ये खुली हुई है, ये खुल के कहाँ आ रहा है, नीचे वेंट्रिकल। हाँ, नीचे राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया राइट वेंट्रिकल में। ये देखो ये पॉइंटर दिख रहा नहीं, ये रहा, ये देखो ये खुल गई है, और ये देखो नीचे की तरफ एरो है कि यहाँ से जब ये खुलेगा तो नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा भरेगा, जब राइट वेंट्रिकल पूरा फिल हो जाएगा तो ये प्रेशर जनरेट करेगा, और जब ये प्रेशर जनरेट करेगा, मान लो ये ऐसे थी, जब ऊपर से प्रेशर पड़ा है इन पे तो ये नीचे जाएंगी, लेकिन जब ये नीचे जाएंगी तो ऐसे हो जाएंगी, खुल जाएंगी। अब ये ऐसे खुली हुई है, अब नीचे वाले पे ब्लड है, अब नीचे वाला प्रेशर लगाएगा तो ये दोबारा ऊपर चली जाएगी, दोबारा ऊपर जाएगी, तो ऐसे बंद हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल्व है ना, ये क्या करती है, जब तक राइट एट्रियम में ब्लड फिल नहीं होता तो उसको नीचे नहीं आने देती, क्योंकि वो बंद है, तो जब उस पर प्रेशर पड़े तो खुल जाएगी, तो नीचे आ जाएगा सारा ब्लड फ्लो होकर। अब नीचे से दोबारा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, याद रखना, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ पे जाना है डीऑक्सीजनेटेड? लंग्स में, ताकि इसमें ऑक्सीजन मिक्स कर सके लंग्स, है ना। आप जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना है, और वो लंग्स ही कर सकते हैं, तो ये लंग्स के पास भेजना है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड को, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। इसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, तो ऑक्सीजन मिक्स तो लंग्स करेंगे, तो इसको लंग्स में भेजना है। तो अब राइट वेंट्रिकल जब फिल हो चुका होगा, ये वाला राइट वेंट्रिकल, तो अब ये राइट वेंट्रिकल जब फिल होगा तो ये प्रेशर जनरेट करेगा, ये पंप करेगा, तो ये जो वेसल्स ऐसे खुल गई थी ना, अब नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये दोबारा ऊपर हो जाएगी, दोबारा ऊपर उठेंगी, तो ये ऐसे बंद हो जाएगी दोबारा से, ताकि ब्लड दोबारा से ऊपर ना जाए, जहां से आया वहां पे ना चला जाए दोबारा। तो यहाँ पे जब ऐसा हो जाएगा, ये प्रेशर जनरेट करेगा, ये बंद हो जाएंगी, ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये दिख रही है ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग दिख रही है सबको, ये वाली दिख रही है पल्मोनरी सर। अब यहाँ से, हाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी। मान लो यहाँ पे लंग्स है, अच्छा लंग्स है, एक लंग्स ये गंदे से लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी उसमें, ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, तो ये दोबारा हार्ट में आएगा, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद दोबारा हार्ट में आएगा, तो दोबारा हार्ट में ये लेके आएंगे। देखो ये एरो दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा हार्ट में आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, फिर यहाँ से ये देखो ये एरो जा रहा है, देखो ये वाला एरो दिख रहा है, देखो ये वाला एरो, ये वाला, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से लंग्स में चला गया। अब वहां से ऑक्सीजन मिक्स हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये वाला देखो, अब ये हार्ट के अंदर आ रहा ना एरो, ये वाला एरो दिख रहा है, ये वाले दो एरो दिख रहे हैं। यस सर। तो ये अंदर लेके आएंगे हार्ट के अंदर, ये है पल्मोनरी वेन, ये अंदर लेके आगे। अब ये कौन सा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए यहाँ पे रेड है पूरा पार्ट, याद रखना। अब ये सॉरी, ये ऑक्सीजनेटेड है, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ब्लड, अब ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा ब्लड, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। तो अब ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये अब इधर वाले दो चैम्बर काम करेंगे, पहले राइट और राइट। हाँ बोलो। ये क्या बोलते हैं सर, लंग्स में जाने के बाद फिर से मतलब हार्ट में आएगा क्या, मतलब राइट, हाँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में? हाँ, अब दोबारा हार्ट में आएगा, क्योंकि लंग्स के पास कैपेसिटी नहीं है पंप करने की, वो हार्ट के पास ही है, तो दोबारा हार्ट में आएगा, वो हार्ट ऑक्सीजन दोबारा से उसको पंप करके, हाँ, लेकिन लंग्स का काम क्या, ऑक्सीजन मिक्स करके दे देगा, और डीऑक्सीजनेटेड से उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा, तो बना के दोबारा हार्ट को ही देगा। और हार्ट में कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड होने के बाद,
और किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम जब तक नहीं भरेगा, इधर वाली यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और इसी का दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, BICUSPID, बाइकस्पिड वॉल्व। अब लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तो ये पंप करेगा, फिर ये वाली वॉल्व खुल जाएगी, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा और इसके थ्रू, ये एरोटा है, ये सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, एरोटा। तो इस एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये हार्ट से बाहर जा रहा है ना, ये 3 एरो, अब ये पूरी बॉडी में चला जाएगा और फिर पूरी बॉडी यूज कर लेगी। पूरी बॉडी यूज कर लेगी तो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर से पूरी बॉडी का ब्लड इकट्ठा होगा वेन्स के थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेके आएंगी राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में और फिर लंग्स में, और लंग्स ऑक्सीजनेटेड बना के फिर से लेफ्ट एट्रियम में भेजेगा, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम था। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक तो ये कि कौन सी 2 वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होती है, पल्मोनरी आर्टरी के पहले, जो पूरे ब्लड को, जिसके थ्रू पूरा ब्लड जाता है लंग्स में, और ऐसे यहाँ पे एक एरोटिक वॉल्व होती है एरोटा के पहले। ठीक है, क्योंकि एरोटा में जब ब्लड पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें पंप कर देगा तो दोबारा नीचे ना जाए, इसलिए ये बंद हो जाती है एरोटिक वॉल्व, ये वाली वॉल्व बंद हो जाती है। जैसे इसमें अंदर चला जाएगा बंद हो जाएगी, ताकि ब्लड दोबारा नीचे ना आए फ्लो होके। ठीक है, वॉल्व का यही काम होता है। तो देखो, अब मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को कि एक एक्सेप्शन है पूरी बॉडी में, एक एक्सेप्शन है। मैंने क्या बताया था, वेन्स क्या करते हैं, कौन सा ब्लड कैरी करते हैं वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है पूरी बॉडी में, सिर्फ एक सिंगल आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, नोटिस भी नहीं तुम लोगों ने, नोटिस भी नहीं किया, ये वाली आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, जो सर ब्लड को क्या है राइट एट्रियम वो वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचाती है सर, लंग्स में पहुंचाती है पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ पे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, तो ये राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज रहा था, जो कि यहाँ पे लंग्स थे हमारे 2 गंदे से, अब तो यहाँ पे भेज रहा था, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज रहा था। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज का बेसिक फंक्शन क्या है कि ब्लड को दूर लेके जाती है, हार्ट से बाहर लेके जाती है। तो ये बाहर लेके जा रही है, इसलिए इसको हमने आर्टरी बोला। लेकिन ये वाली आर्टरी कैसा ब्लड बाहर लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये एक एक्सेप्शन है, तो ये एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऐसे ही एक और एक्सेप्शन है वेन का, ऐसे ही पल्मोनरी वेन वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक सिंगल वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका नाम क्या है, जिसका पल्मोनरी वेन, ये वाली वेन। हार्ट ने क्या किया था, लंग्स में भेज दिया था। अब लंग्स ने क्या किया था, ऑक्सीजन मिक्स कर दी थी। तो ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद अब वो दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। अंदर कौन लेके आता है, वेन लेके आती है। वेन के बाद में ये तो आई इन, तो इन कौन लेके आता है, वेन। लेकिन ये कैसा ब्लड आ रहा है, आ रहा है अंदर लेके आ रही है आर्टरी, ये वाली वेसल अंदर लेके आ रही है, तो उस बेसिस पे ये वेन हो गई। लेकिन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। तो एक सिंगल वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। और ऐसे ही एक सिंगल आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और जो हमारे हार्ट की राइट साइड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये डील करता है विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये डील करता है विद
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। आज के लिए काफी हो गया है, मतलब काफी इन द सेंस 2 घंटे के करीब हमारी क्लास चल रही है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, इसमें और भी चीजें हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मंडे से हो रही हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी ज्वाइन करना है तो मंडे से पहले कर सकते हो, क्योंकि फिर मंडे से हमारी फुल फ्लैश क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप पूछ सकते हो, फिर हम इसको सम अप करते हैं। सर ये जो हार्ट की जो लेयर होती है सर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और सर पेरिकार्डियम भी होती है क्या? हाँ, पेरिकार्डियम भी होती है क्या? पेरिकार्डियम भी होती है, हाँ पेरिकार्डियम भी होती है सर बेसिकली। या 4 हाँ, लेयर? जो मेन 3 ही होती है। जो पेरिकार्डियम है ना, वो जो हमारी एपिकार्डियम है उसी के बाद होती है, उसको हम अलग काउंट नहीं करते, उन्हीं के अंदर काउंट कर लेते हैं। जो प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी 3 ही होती है, प्राइमरी हमारी यही होती है। सर पेरिकार्डियम का अलग फंक्शन नहीं बोलेंगे कि पेरिकार्डियम जैसे कि एपिकार्डियम जो आउटर लेयर होती है ना, तो उसी के ऊपर होती है क्या पेरिकार्डियम? नहीं, पेरिकार्डियम ऊपर नहीं होती, नीचे होती है पेरिकार्डियम। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ये ना आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे ये 3 लेयर है ना, तो उसमें से शायद ही मायोकार्डियम, आई एम नॉट श्योर, ये कंफर्म कर लेना, शायद वो मायोकार्डियम का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है, या फिर वो एंडो का एपिकार्डियम का, इन दोनों में से किसी एक लेयर का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है पेरिकार्डियम। मतलब वो 2 अटैच होती है एक साथ, क्योंकि सर ये वो 2 एक साथ अटैच होती है। काउंट तो ये 3 ही होती है मेनली, बट हाँ, काउंट 3 ही है। हाँ, मेरे मैं वही ध्यान कह रहा हूँ, या तो मायोकार्डियम, हाँ, या मायोकार्डियम या फिर वो एपी के साथ अटैच होती है। 2 लेयर होती है जो साथ में अटैच होती है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं। यस सर। पर उनके दोनों के नाम अलग अलग हैं, वो एक बार कंफर्म कर लेना किसके साथ। ठीक है, ओके सर। तो बेसिकली ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था। इसमें और भी कुछ सारी चीजें होती हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट रेट क्या है, पल्स रेट क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और पल्स रेट और हार्ट रेट। हार्ट रेट तो सबको पता है कि हार्ट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज हार्ट रेट। हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है एक सिंगल मिनट में बोलते हैं बेसिकली, पर ये ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मिनट का ही होता है। हार्ट रेट 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी होता है। एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितनी बार पंप कर रहा है, दैट इज हार्ट रेट। रेट क्या होता है? रेट होता है किसी काम को हम मतलब इन कंपैरिजन विद टाइम, टाइम के साथ कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, बेसिकली वही हमारा रेट होता है। ठीक है, तो हार्ट का रेट क्या है, हार्ट रेट क्या हो गया, मतलब हार्ट एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी बार काम कर रहा है, मतलब कितनी बार पंप हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा हार्ट रेट। ऐसे ही कार्डियक आउटपुट हो जाएगा हमारा, एक मिनट में कितनी बार ब्लड पंप हो, हमारा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा एक सिंगल बीट में, एक बार में, एक सिंगल बीट में कितना ब्लड पंप हो, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, कितने से कितना होता है, और उसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे जब हम इसको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो ये काइंड ऑफ डेमो क्लास थी जो ऑलरेडी 2 घंटे चल चुकी है। तो यहाँ तक था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सर पर डे एक क्लास कितनी देर चलेगी? वो मतलब मिनिमम 1 घंटे चलेगी, और मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा फिक्स है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, 10 मिनट 15 मिनट कभी, मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी और 1 घंटे से कम, इसके बीच में वेरी करेगा। ओके सर।
चलो बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो, बाकी अगर ज्वाइन करना है तो आमिर सर एक बार अभी डिटेल बता देंगे, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ज्वाइनिंग या फिर कैसे कैसे प्रोसेस करना है वो आमिर सर एक बार बता देंगे। आमिर सर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। हाँ ठीक है, देखो क्लास तो हो गई है आज की, है ना। बीपीएड की भी हो गई है, एमपीएड की भी हो गई है। जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि बीपीएड का भी लेना है, तो बीपीएड की भी हो ही गई है, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो उनके लिए भाई मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी अंकित सर बता चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। टाइमिंग आपका 9:15 होगा, 9:15 से क्लास आपकी होगी और सेपरेट क्लासेस होगी, बीपीएड की अलग, एमपीएड की अलग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। अगर जैसे 2 दिन का समय है आपके पास, सैटरडे संडे तक आप ज्वाइन कर लें, मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी कुछ इससे दूसरी चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हैं आप, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता ही हैं। और क्लास से रिलेटेड तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल ही रही है। नहीं, सैटरडे ऑफ होगा, कल क्लासेस नहीं होंगी। प्रीवियसली ऐसा बोला था कि सैटरडे को हम लेंगे, लेकिन इस सैटरडे नहीं, ताकि मतलब एक रिदम में हम लोग चल सकें। सैटरडे लेंगे, फिर से संडे आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सेपरेट क्लास, तो ताकि रिदम में क्लासेस चले तो मंडे से ही करेंगे हम लोग क्लास, ठीक है। ओके तो सर। ये चीज़ है। सर एक बाकी क्वेश्चन था सर, हाँ, वो सर पूछना था, मतलब सिलेबस में मतलब 5 सेक्शन है, तो किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में बीपीएड देखो के लिए, एनटीए तो ने वो हाँ एनटीए ने ये चीज़ फिक्स नहीं करी है कि किस में से, किस पोर्शन में से कितना पार्ट आएगा, लेकिन आप ऐसा मान सकते हो कि 20-20 नंबर का आ सकता है। मतलब आमतौर से पिछली बार का जो मैंने पेपर देखा तो उसमें कुछ इसी तरह का दिया हुआ था, फिक्स नहीं था। किसी में से 21 क्वेश्चन थे, किसी में से 24 थे, तो किसी कम ज़्यादा होगा, 20 मान लो ऑन एन एवरेज की 20-20 नंबर का आएगा। बाकी देखो आपको तो अपना पूरा करके ही चलना है, कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है ना। चाहे वहाँ यस से सर। 15 नंबर का क्वेश्चन आए और चाहे 25 नंबर का क्वेश्चन आए, फिर भी उतनी ही प्रिपरेशन आपको करनी है ना। तो ये मान के चलो, बाकी फिक्स नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सर चीज़ है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब कंप्यूटर सेक्शन से मतलब 4 ही क्वेश्चन आए या रीजनिंग से 4 ही क्वेश्चन आए और सबसे ज्यादा है मैथ से ज्यादा क्वेश्चन दे दे। नहीं, इतना कम तो नहीं होगा कि 4 ही कर देगा वो, इतना कम तो नहीं होगा भाई, 10 से 15 तो देंगे ही क्वेश्चन हर सेक्शन से, तो ये चीज़ है ना। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था सारी चीज़ें, है ना। सर एमपीएड का जो कॉमन पेपर है सर उससे रिलेटेड। एमपीएड का देखो, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, जो बीपीएड की क्लास है वो देख सकते हैं। बाकी कभी 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 जैसे आपको लगता है कि मुझे अलग से प्रैक्टिस करनी है तो लाइव क्लास बीपीएड वाली ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये चीज़ है, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो एमपीएड वाले कॉमन पेपर के लिए। बाकी मेन तो आपकी क्लास होगी ही होगी, डोमेन वाली लाइव। बीपीएड में जो है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा सर उसमें कंटेंट? नहीं देखो, सिलेबस उसी तरह का है, जैसे जनरल अवेयरनेस इसमें भी है, उसमें भी है, मैथमेटिकल पार्ट उसमें भी है, इसमें भी है ना। आपका कम मार्क्स का है, लेकिन कवर तो वही सिलेबस करना है ना। सिलेबस वही है, ओके मार्क्स सर, कम ओके है वो अलग चीज़ है, सिलेबस वही है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थी आज की डेमो क्लास, और अब ये लास्ट थी मतलब डेमो क्लास, इसके बाद आपकी डेमो क्लास वगैरह नहीं होगी, मेन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ पूछना सर हो लास्ट तो ईयर आप के बाद क्वेश्चन में पेपर पूछ मिल सकते हैं। जाएंगे? लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हाँ मिल जाएंगे, जो भी हमारे पास होंगे हम अवेलेबल उसको मतलब करा देंगे, तो वो मिल जाएंगे, है ना। और सर ग्रुप में भी सेंड कर देना उनको। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी थैंक यू टेलीग्राम सर। का जो चैनल होगा, वो ग्रुप होगा, वो भी ज्वाइन कर लिया होगा जो लोग ज्वाइन हैं, ठीक है। यस सर। और कुछ अंकित सर आपको कहना है तो ऐड कर सकते हैं, बाकी हम खत्म करते हैं आज की, कंक्लूड करते हैं क्लास को। नहीं ठीक है सर, हो गई है। बाकी यही था, डेमो क्लास हो गई, बाकी सब आपको बता ही दिया। मंडे से हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। हेलो अंकित सर, हेलो अमित सर लास्ट सर, सर गुड नाइट सर। थैंक यू एवरीवन। हेलो अंकित सर, हेलो अमित सर, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। कैसे हो सर? सिद्धार्थ, कैसे हो भाई सिद्धार्थ? हाँ, अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। सिद्धार्थ से तो मेरी कितने टाइम समय बात हो रही है, लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स का याद है मुझे। हाँ, हेलो अंकित सर, कैसे हो? पढ़ाई सिद्धार्थ सही अच्छी चल रही है सब कुछ HNVGU में?
हाँ सर अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी 10 तारीख से एग्जाम है एक्सटर्नल। 10 तारीख से एग्जाम है, चलो ठीक है, अच्छा है, अपना प्रिपेयर्ड होके जाओ, एग्जाम वगैरह दो, ठीक है। तो उसके बाद ज्वाइन कर सकता हूँ सर शायद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ओके सर, थैंक यू। चलो गुड नाइट क्लास, थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके।